अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 2 मई 2022 चांद रात ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे। कल आप ईद मनाएंगे, ईद की खुशियाँ दोबाला करेंगे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे ईमान पे रहने की और मुहिब्बे वतन रहने की, मुल्क के साथ सिंसियर, मज़हब के साथ सिंसियर, ख़ानदान के, फैमिली के साथ। ये हैं तो हम हैं, ये नहीं हैं तो कुछ नहीं। इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया हमें। हम ही नालायक लोग हैं कि इस मुल्क की कदर नहीं कर रहे। इस दीन ने जितना कुछ हमें दिया है हम उसे संभाल नहीं पा रहे। हम अपने जज्बात से खेलना चाहते हैं, हम अपनी कौम के साथ खेलना चाहते हैं। सियासी मकासद पूरा करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। मेरा एडवांस ईद मुबारक है आपको। आज कुछ तल्ख बातें हैं, बर्दाश्त ज़रूर कर लीजिएगा। मकसद मेरा किसी को दिल आज़ारी नहीं है, ये मैं फिर बताता चलूँ आपको। मेरा किसी की बिल्कुल कोई दिल आज़ारी करने का मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आप तक हक़ाइक़ सारे बताना है। आपको हक़ाइक़ समझ आ जाएं तो बहुत बेहतरी हो जाएगी। और अब आपके सामने कुछ चीज़ें मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो चोर और करप्ट लोगों के लिए बड़ा खूबसूरत सा एक शेर कहा है, ज़रा पहले वो सुन लीजिएगा। अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। अजब नहीं। अच्छा, उसके बाद मैं जो आज आपके सामने रखना चाहता हूँ वो अतर काज़मी साहब हमारे दोस्त हैं। जियो के प्रोग्राम में उन्होंने जो बात की, ज़रा वो सुन लीजिएगा। मकसद उनका है, ब्लर हो रहा हो, ब्लर हो आगे आ रहा होगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि बात क्या है। बात ये है कि अब ये आइन और आइन का ये आर्टिकल, मेरे ख्याल में ये तकल्लुफ खत्म होना चाहिए और इस आइन के अंदर इजाफी सफ़े लगा देने चाहिए जिसमें लिखा हो कि शरीफ खानदान को जहां पे जरूरत पड़े इसमें आर्टिकल की तशरीह उसके मुताबिक कर ली जाए। पूरी रात कल पीटीआई अदालतों के बाहर खड़ी रही है। वो जो अदालतें कहती थी कि हम तो हर वक्त खुले हैं 24 घंटे, किस तरीके से 24 घंटों के अंदर हुक्म आए, किस तरीके से कल ही हमजा शहबाज की वहां पे रिट लगी, उसके ऊपर फैसला आके 9 बजे तक महफूज कर लिया ताकि किसी दूसरे को मौका भी ना मिले। फिर पूरी रात वहां पे लोग अपनी लेके दरखास्तें खड़े रहे। तो मेरे ख्याल में अब ये तकल्लुफ बंद होना चाहिए। अब सबको पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, क्या क्या किरदार है। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैंने पहले भी अर्ज की थी कि ये वो दौर नहीं है कि 4 कॉलम की या 2 कॉलम की खबर लगेगी और 3 दिन के बाद 10 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। ये टिकटॉक का दौर है। हर उस किरदार का जिसने इस हालिया रजीम चेंज के अंदर मबीना बैरूनी साजिश के अंदर अपना किरदार अदा किया है, आप इस इल्जाम को गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन ये वो बयानिया है जो अवाम मान रही है। तो ये जो भी किरदार इसमें होंगे उनका पीछा करेगी ये चीज, मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो ये सब कुछ बिल्कुल एक्सपोज हो गया। होटल में बैठा के आप लोगों ने पहले इंतखाब करवाया, किस तरीके से असेंबली के अंदर जनाब पुलिस आई, आपकी नेशनल असेंबली का स्पीकर जाके शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे का हलफ ले रहा है गवर्नर हाउस के अंदर, गवर्नर की मर्जी के बगैर। ये क्या तमाशा है? कौन सा आइन, कौन सा कानून? पर अब वो मुंतखब हो गए, जिनकी मर्जी है उनकी मर्जी के मुताबिक वो आ गए, तो वो सबके वजीर आला हैं। और अदालतों का जो भी हुक्म है मैं तो मनोवान मानता हूं, इसलिए कि अगर अदालतों के आप हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर मुल्क में अनारकी फैलेगी। फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, आपको लेकर चलूँगा। चलिए कुछ चीज़ें मैं पहले आपको अदालती बता दूँ, ये चीज़ें मैं आपको बाद में लेकर चलता हूँ। कि आज अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा ज़बरदस्त रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि वहाँ बहुत बेहतरी की चीज़ें कुछ इस तरह से रही हैं कि आज जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने छुट्टी वाला दिन ना सिर्फ कोर्ट खोली बल्कि केस लगाया। एक तो शहबाज गिल की थी, प्रोटेक्टिव बेल थी, आपको पता है वो मुख्तलिफ FIR हुई हैं। FIR ने भी रिपीट नहीं करा, FIR गैर कानूनी है, ब्लास्फेमी हुई नहीं, मुल्क में हुई नहीं, मुल्क से बाहर भी ब्लास्फेमी नहीं हुई है। गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ऐसी बात कोई नहीं है। और यहाँ चूँकि कानून बड़ा है, बेहुरमती के हवाले से बात आएगी,
लेकिन वहाँ नारे अगर लगे हैं जिंदाबाद मुर्दा, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा ना, हमें डिफेंड करना चाहिए। वहाँ ले सांस भी आहिस्ता, वो जगह ऐसी है। पर वहाँ उनका कहना है कि वो मदीना शरीफ से, मदीना की मस्जिद से, मस्जिद नबी से बाहर थे। और ये प्लान और एजेंडा किन लोगों का है? जो मुद्दई है उस मुकदमे का, फैसलाबाद का। फैसलाबाद से राणा सनाउल्लाह का ताल्लुक़ हर एक को पता है, एवरीबडी नोज़। फिर जो तहरीर शो की गई है, तहरीर जो लिखी गई है, वो बहुत कुछ सजेस्ट करती है आपको कि उस तहरीर के अंदर नाम, पता नहीं उस बंदे को कैसे पता चला, टेलीफोन का डाटा और रिकॉर्ड सारा निकालेंगे। फिर वो ब्लास्फेमी की दया, एसपी कहाँ गया, एसपी से कैसे इधर पर्चा दर्ज हो गया, एफआईए एक्टिव आ गया, शेख रशीद का बांजा उठा लिया गया, एफआईए राणा सनाउल्लाह के अंडर है। तो ये तो सारा मामला ही हो रहा है। और मैंने इसलिए आज खुद नोटिस कहा, मेरे ट्वीट है, वो बैकग्राउंड पे नहीं चला रहा, मैंने कहा कि आज खुद नोटिस लिया जाए सारे मसले का सीरियसली, और मामला सुप्रीम और इस्लामाबाद में ले जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की चीज़ों से मामला तो ले तो लिया, लेकिन एफआईआर है इस्लामाबाद की हद तक है, पूरी पाकिस्तान के अंदर एफआईआर सारी इकट्ठी करनी है। इसलिए अल्टीमेटली मामला ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ही जाना है। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आप हालात और वाक़यात बेहतर देख सकेंगे, और चीज़ें सारी क्या होंगी। इसकी एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, जो पर्चा जिसने दर्ज कराया उसने भी ब्लास्फेमी कमिट किया है, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना आप किसी के ऊपर। आपको क्या पता है क्या नहीं है वाक़या, आप अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। मैं क्या दोहराऊँ इस हवाले से, मैं नहीं दोहराना चाहता, ऐसी कोई बात भी मैं दोहराना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू कमिट एनीथिंग। मैं सिर्फ यहाँ शहबाज गिल कहाँ है, वो पूछा गया, उन्होंने कहा अमेरिका से वापस आ रहे हैं, और 11 मुकदमा दर्ज कर लिए, 11 मुकदमात हैं, और वापसी का टिकट लगाया कि 4 मई को पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं। और सेक्रेटरी दाखिला को कहा यकीनी बनाए कि फवाद चौधरी को हरासा किया जाए, आइंदा समाअत तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। ये भी बात उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दी है। और अदालती अहकामात की नकल सेक्रेटरी कौमी असम्बली को भिजवाने की बात की है। ताहाल जो है ना फवाद चौधरी मेंबर असम्बली है, चीज़ का इस्तेमाल स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त बगैर तो गिरफ्तारी हो नहीं सकती है। राणा सनाउल्लाह ने शेख रशीद समेत उनके साथियों को घर से निकलना मुश्किल कर दी है। और न्यूज़ के मरीम नवाज़ के बयान भी पढ़कर बताए। मरीम नवाज़ ने कहा कि इमरान खान एक फितना है जिसे क्रश करना ज़रूरी है। 7 रुकनी का बेंच का फैसला है कि एक वाक़े की एक सज़ा एफआईआर दर्ज सुगरा भी, ये मैं आपके ट्वीट में कर चुका और मैं रिपीट नहीं करना चाहता। वाक़या मदीना मुकदमा यहाँ दर्ज किए गए। ये फैसल चौधरी ने बताया पीटीआई की तरफ से। हम चाहते हैं कि मुकदमा की फरीद अदालत के सामने रखी जाए। इस्लामाबाद के 2 थाने के मुकदमा भी दर्ज किए गए। हम इस अदालत के दायरा इख्तियार तक पुलिस को हदायत जारी करते हैं जो इस्लामाबाद के हवाले से है। यहाँ पर पीटीएम और बलोचिस्तान में मुकदमा दर्ज होते रहे। जब तक कोई नोटिफाई नहीं होता, स्पीकर के बगैर, इजाज़त के बगैर वो गिरफ्तार नहीं कर सकते। मुल्क भर में मुकदमा दर्ज करके पटिशन समेत पीटीआई के लीडर्स वर्कर को हरासा किया जा रहा है और नोटिफाई नहीं किया गया, ये बात भी उन्होंने बता दी है अदालत को। तो ये पोजीशन सारी जो है ना अदालत के सामने रख दी गई है, सारी एक एक चीज़ रख दी गई है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एफआईआर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, इसकी इंक्वायरी इस्लामाबाद में ले जाएँ। एक थाना मुख्तसर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, मेरिट भी होनी चाहिए। जो मर्जी पसंद के बंदे लगा दें वहाँ पर एक जीआईटी बनाए जिसमें उलमा कराम भी बैठे हों। वाई नॉट, ताकि ये वंस फॉर ऑल आ जाए। इतने अरसे से सारा कुछ हो रहा है, ये सारा रुकना है। और हमारे लिए मस्जिद नबी से बड़ी जगह नहीं, दीन की मिरास है, दीन की इब्तिदा वहाँ से इख्तिताम वहाँ पर है। और आका दो जहाँ हज़ूर ने उसने बारगाह में ऊंची आवाज़, सांस आहिस्ता लेना है, ये रुकना है, ये रोकना है। जिन्होंने भी ये नारेबाजी की गलत की है, इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसको सियासी मकासद के इस्तेमाल करना, ये भी मैं समझता हूँ ब्लास्फेमी में आएगा कि आप अपने सियासी मकासद पूरा करना चाहते हैं। नारे आपके लिए लगे हैं ना, नारे आपके लिए लगे हैं, तो ये छोड़ दें। कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे अवाम को, अवाम इस पर बेवकूफ़ नहीं बनने के लिए तैयार है। ठीक है जी, चलते हैं। आपको बड़ा ज़बरदस्त जो आपके सामने एक मैंने चीज़ और रखनी है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी प्रोग्राम शायद लंबा ना हो जाए, लेकिन ये बताना आपके लिए सारा ज़रूरी है। मैं अभी बैकग्राउंड पे राणा सनाउल्लाह के जो बयान है, फिर राणा सनाउल्लाह का जो कहा था कि मेरा लीडर जो है सवाब हद से ज़्यादा सवाब है, हद से ज़्यादा सवाब है, आप अंदाज़ा लगाएं उस बात का। और यहाँ मैं आपको एक और चीज़ सुना चाहता हूँ। एजाजुल हक ने जो कोटा देने को कहा किसी के बारे में, तो वो क्या लफ्ज़ थे वो मैं वीडियो नहीं चला, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए आप समझ लीजिएगा। कहा कि भाई एजाजुल हक भाई ये ज़रा देख लेना, मेरे जानने वाले हैं, अगर हो सके तो इनको कोटा आज का दे दें। तो मैंने जब तहकीक की तो मुझे पता लगा कि ये तो कादियानी है। कहा कि भाई उनकी सिफारिश, तो मैंने वज़ीर आज़म को कहा, मैंने कहा जी और तो जो करना होगा मैं कर दूंगा, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। आप मुझे जितनी मदद होते हैं, अगर आपने ये करवाना है, क्योंकि बड़ा मुझे मिन्नतें करके कहा, 2-3 मरतबा एक बार मिलने गया, फिर मुझे कहा
मैंने कहा किसी और को वजीर बनवा के अगर करना है तो आप करवा लें, मेरे हाथों से ये काम नहीं हो सकता। मर्द हुर जफर जमाली साहब इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, याद रखिएगा, बड़ा काम किया था, वो तो मामला उठा ही नहीं जब इन्होंने हल्फनामे में तब्दीली की कोशिश की थी। बड़ा सीरियस इशू है, अगर वो आज उठाया जाए ये कहीं नहीं रहेंगे। मत छेड़ें ये कार्ड, मत खोलें ये कार्ड, ये काल आपके गले में पड़ जाना है और ऐसा पड़ना है आपको समझ नहीं आना। फरीद ज़करिया ने कुछ वो जीपीएस में जो बातें की, फिर वो यह मसला आएगा, ब्लर होकर चीज़ें चलेंगी। ज़रा पहले फरीद ज़करिया की बातें सुन लीजिएगा और उसके बाद मैंने इस FIR के बारे में और पंजाब के अंदर जो रजीम चेंज के हवाले से गुफ्तगू की है बोल न्यूज़ में, वो सुन लीजिएगा। At first glance, the war in Ukraine would seem to confirm President Biden's oft-expressed view that the world today is marked by a contest between democracies and autocracies. After all, autocratic Russia is waging a savage assault on democratic Ukraine, and the latter enjoys the staunch support of Western democracies. On closer examination, however, that framework turns out to be neither accurate nor helpful as a guide for American foreign policy. It's true that many of the world's democracies have lined up to support Ukraine, but the world's most populous democracy, India, has neither condemned the Russian aggression nor promised to abide by the sanctions against Moscow. And it's not just India. Asia's second largest democracy, Indonesia, has been reserved in its stance on Russia. The largest successful democracy on the African continent, South Africa, has also refused to condemn Russia and has even blamed NATO expansion for provoking Russia's invasion. The two largest democracies in Latin America, Brazil and Mexico, have mostly remained neutral and abstained from voting to remove Russia from the UN Human Rights Council. Iraq, the Arab world's only functioning democracy, voted to abstain on the resolution condemning Russia. Assessed by populations, a majority of the people who live in democracies have chosen, in this great ideological struggle, to sit on the fence. At one level, this might seem a simple case of national interest trumping idealism. Many of these countries have economic interests that would suffer were they to cut ties with Moscow. India, for example, gets most of its advanced weaponry from Russia. South Africa and Brazil have trade relations with the Russians that, while not crucial at all, are significant. Yet the idea of a grand ideological crusade against autocracies leaves most developing countries very nervous. Many of them have strong economic ties to China and are closely allied to other autocracies in their neighborhoods. A much better way to frame the division in the world is between countries that believe in a rules-based international order and those that don't. Russia has revealed itself to be the world's leading rogue state, intent on attacking the heart of this order, the norm that borders do not get changed by force. Moscow is seeking a return to the realm of pure power politics, one in which, in Thucydides' phrase, the strong do what they can and the weak suffer what they must. If the West were to rally the world against this effort, it would find it had many allies. As former British Foreign Secretary David Miliband said to me, a division based on the rules-based order is much more inclusive than one based on democracies versus autocracies. A country like Singapore, for example, which is not a full-fledged liberal democracy, is nonetheless staunchly supportive of international norms and values. At the beginning of the Russian invasion, it decided for the first time in over 40 years to enforce international sanctions even though they had not been imposed by the UN Security Council due to the fear of a Russian veto. Countries like Saudi Arabia and the UAE are unlikely to join an appeal to battle autocracies, since they are themselves absolute monarchies, but a call to uphold an open international system might well have more traction. For India or Indonesia, this framing could force them to think harder about the consequences of allowing Russia's aggression to stand. If countries can get away with military incursions and the annexation of their neighbors' lands, New Delhi will have a weaker case against potential Chinese moves in its borderlands with India. As Kenya's ambassador to the UN pointed out shortly before the invasion, African countries have chosen to accept colonial borders
precisely because they understand the chaos that would be unleashed if countries tried to redraw them along purely cultural or ethnic lines. Such a framing also places much greater pressure on China, which is arguably the greatest beneficiary of the rules-based international order. It is this open framework that has allowed China to rise peacefully in a stable, prosperous Asia. And Beijing has often spoken out forcefully against violations of countries' sovereignty. It is this aspect of Chinese hypocrisy that would be worth highlighting and emphasizing. Of course, for this strategy to work, the West, and the United States in particular, must itself adhere to a rules-based international system more zealously. American actions, particularly the Iraq War, often prompt accusations of Western hypocrisy. The Biden administration has called for war crimes investigations against Russia, but it is itself not a member of the International Criminal Court. America rails against China's violation of the Law of the Seas Treaty in the South China Seas, while it is itself not a signatory to that treaty. If Washington wants the world to support a rules-based international order, it must get better at practicing what it preaches. अजहर साहब, कल हम बात कर रहे थे पंजाब असेंबली में क्या सूरत हाल होगी, कानूनी पेचीदगियां, आईनी पेचीदगियां क्या होंगी। आपने इंट्रा कोर्ट अपील दायर किया और आज तो नया केस बन गया आपके खिलाफ। बहुत शुक्रिया। जरा जो बात समझनी है वो बहुत जरूरी है। यही एक फर्क है चीजों को समझने के लिए, अगर हम समझ सकें और बड़ी आसानी से जरा समझना क्या है आपको, यही एक फर्क रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरीकाकार में। उन्होंने इस तरह के मुकदमा दर्ज किए नहीं। ये मुकदमा मेरी समझ से अपनी बार है, इतना अरसा हो गया मुझे पेशा वकालत में। ये आप अपने आप को पूरी दुनिया में तजलील कर लेंगे ब्लास्फेमी के हवाले से। एक तरफ आप कहते हैं आज़ाद हज़ारी राय है, बिल्कुल है, आर्टिकल 19 है, बिल्कुल है। यानी किसी को अगर चोर कह देना ये आज़ादी हज़ारी राय के खिलाफ है, मेरी खुद समझ से बाहर है। और दूसरा, सेक्शन 3 और 4 जो है पाकिस्तान पीनल कोड का बड़ा क्लियर है। अगर आप 3 और 4 सेक्शन को समझना चाहें, कोई मुश्किल काम नहीं है। वकुआ अगर हुआ भी है वो सऊदी अरब में हुआ है। सऊदी अरब में क्या वकुआ हुआ है? नारे लगाए गए हैं। कहाँ नारे लगाएंगे? सऊदी गवर्नमेंट कहती है अपना मस्जिद नबी में नहीं लगाए, बाहर लगे हैं। सही है। अच्छा, अभी उन्होंने अपने तौर पर बैठ के इग्नोरेट कर दिया है। यहाँ क्या हुआ, और ये मैं चैलेंज का लफ्ज में अगर इजाफे करूँ तो आप बुरा ना बनाइएगा, ये जो इस्तगासा लिखा है ना जिसने, ये इस्तगासा किसी पुलिस के मंजे हुए अफसर ने लिखा है। यानी एक आम आदमी को, यानी अजहर सिद्दीक को ले ले, इनको बाहर के किसी बंदे का नाम पता है? ये मैं चैलेंज का लफ्ज इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर के जितने अफराद हैं जो डाले गए इसके अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर डाले गए, अब बैटमैन में आज तक सिर्फ एक केस में सजा हुई है, और वो है जुल्फिकार अली भुट्टो का। कौम सर से 190 वाला जो सीन है ना, ये मावनत वाला, आप इसकी बात कर रहे हैं ना? मैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का वो बात कर रहा हूँ जिसमें उन्हें फांसी की सजा हुई थी। जी, वो मावनत में जुर्म हुआ ना उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अब देखिए ना मजाक, यानी अब 3 चीजें, इसमें 3 बड़े फ्लॉज हैं। पहली बात है वकुआ पाकिस्तान के अंदर नहीं, नंबर 1। सही है। नंबर 2, अगर मान लें वकुआ अब ये बनता कोई है तो सेक्शन 3 और 4 है, इसमें वफाकी हुकूमत से इजाजत लेनी है। क्रॉस बाउंड्री का इशू है, बाहर का इशू है। तीसरा है कि ब्लास्फेमी के कोई केस भी हो तो उसके हवाले से पहले फेडरल गवर्नमेंट इजाजत देती है और बाकायदा उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है। कमाल की बात है, फौरन दरखास्त आई, फौरन मुकदमा दर्ज हो गया। यानी शर्म से डूब मरने का मकाम है कौम की जग है। सर 295, 295A, 296 लगाई गई है। 295A तो इंसदाद दहशतगर्दी के जुमरे में आती है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और इसकी तो जमानत भी नहीं है। मैं यही तो बात आपको बता रहा हूं कि यानी एक तो कानून की धज्जियां उड़नी गई। आपने आईने पाकिस्तान 1973 को तोड़ा, और जो साहब है ना जिन्होंने ये इस्तगासा लिखा है, ब्लास्फेमी उन्होंने की है। यानी एक आप ओपनली जो है ना, आपने बैठ के जो कंटेंट लिखे हैं वो ब्लास्फेमियस कंटेंट है। उनके खिलाफ ब्लास्फेमी का पर्चा दर्ज हो सकता है, इनके खिलाफ डेफेमेशन का पर्चा भी दर्ज हो सकता है। और ये जिस तरह के आप तरीका कार बनाया, ये कौन सा स्टाइल है? ये गॉड फादर और सिजिलियन माफिया का स्टाइल है। और अगर आप इस तरह के मुकदमे दर्ज कर रहे हैं ना, तो फिर ये ज़हन में रखिएगा पाकिस्तान के अंदर बचेगा कोई नहीं। कल क्या होगा? कल आप किधर, आप निज़ाम को किधर लेके जाना चाहते हैं? आप निज़ाम को एक ऐसी जगह पर लेके जाना चाहते हैं कि आपके खिलाफ कोई आवाज़ ना बोले। ये आवाज़ दबाने की एक कोशिश है।
जो हम बात करते थे ना आर्टिकल 19 की, जो पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से है, पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से अब उस वक्त आवाज कहा करते थे कि सहाफियों की आवाज बंद इस तरह नहीं की जा सकती, झूठे मुकदमात या झूठी बातों पे आप करें। लेकिन ये तो तरीका, ये तो आर्टिकल 19 ही की वायलेशन है। यानी आपने जो आर्टिकल 19 में आजादी इज़हार राय दी है उसको आप दबा रहे हैं, और यहाँ सहाफी बरादरी इस पे खामोश है, मेरी समझ से पालातर है। मैं क्या कहने लगा हूँ इसमें, इस वाले मामले में सिर्फ हमारी अदलिया मदद कर सकती है। अदलिया को इस मामले का, और ये देखिए, और दूसरी बज़दार आपको और बता दूं आपको, सुगरा बीबी केस बड़ा मशहूर केस, सुगरा बीबी बड़ा मशहूर केस है। एक मुकदमा दर्ज हो गया ना, अब पूरे पाकिस्तान में इसकी डीटो कॉपी करके दरखास्तें आ रही हैं और पर्चे दर्ज हो जाए। भाई ये एक ही मुकदमा दर्ज होना है, और ये मुकदमा 2 काम कर लें आप इसमें, इसको ले जाए इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के अंदर किसी भी थाने के अंदर ले जाए। ये फैसलाबाद से निकालिएगा। ये फैसलाबाद में क्यों दर्ज हुआ? राणा सनाउल्लाह का हल्का कौन सा है? फैसलाबाद है। फैसलाबाद, ये समझने की बात है, ये मैं आपको हकायक बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ आप, सही कह रहे हैं। पर एक और बात याद रखिएगा, पर्चा फैसलाबाद में दर्ज हुआ, शेख रशीद साहब के भांजे एयरपोर्ट पे आ रहे, गिरफ्तार कौन कर रहा है? एफआईए किसके अंडर है? राणा सनाउल्लाह के। शर्म से ढूंढने का मकाम है। ले जाए सारे केस को, और सारे केसेस ले जाए इस्लामाबाद में, वहां बनाइए एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई लंबा काम नहीं है, एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना ले, वो बैठ के इसकी तहकीक करे। कतई कलामी के माफी में सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रज़ा रूमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, बड़ा आपने मसरूफ दिन गुजारा आज का। अगर मैं ये कहूं कि आज पंजाब के 2 वजीर आला हैं तो ये गलत होगा? गलत नहीं होगा बिल्कुल। वजह यह है कि इस वक्त वाकई पंजाब के 2 वजीर आला हैं। आईनी तौर पर देखिए, हर कोई अपने तौर पर कहेगा कि मैं हूँ, वो दूसरा कहेगा मैं हूँ। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, जो कि गवर्नर ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, अभी रिसेंट एग्जाम्पल देख लेना, राजा परवेज अशरफ साहब यानी इस्तीफा लेने आ गए, और आपको पता है 123 या 24 MNA हैं, उनका इस्तीफा, पीटीआई का इस्तीफा कासिम सुरनी ने मंजूर कर लिया, नोटिफाई भी कर दिया। ठीक है, राजा परवेज अशरफ ने मांगा इस्तीफा उनका, उन्होंने कहा नहीं भाई, ये अपने हाथ से नहीं लिखा हुआ, मैं सारे देखूंगा। आपके सामने है, तो पता नहीं यहाँ अगर किस कैपेसिटी में उन्होंने वो इस्तीफा, अपना हमजा का इस्तीफा ले लिया, सॉरी हमजा का हलफ ले लिया, वही प्रिंसिपल अप्लाई करें। यहाँ बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लियर बात है। लेकिन सर सवाल तो ये भी है ना कि स्पीकर कौमी असेंबली क्या हल्फ ले सकता है किसी भी सूबे के मुंतखब होने वाले वजीर आला का? ये नया आइन लिखा गया है, आप यूं कह सकते हैं। यानी आज तक पाकिस्तान की तारीख में या पूरी दुनिया की तारीख में एक फैसले पर अमल दरामद करने के लिए 3 आईनी दरखास्तें शायद पहली दफा हुई है। अच्छा। और तेज तरीन इंसाफ भी तो है ना, आपको पता है। यानी पहली जो है ना जी, 22 तारीख को जब फैसला होता है 30 घंटे में होता है फैसला, फिर जो 26 का फैसला होता है वो 24 घंटे में फैसला होता है, और जो 29 तारीख का फैसला होता है ये 12 घंटे में फैसला होता है। ना गवर्नर को नोटिस जाता है, ना सदर पाकिस्तान को नोटिस जाता है। और कमाल की बात है, यानी डायरेक्शन भी दे रहे हैं सदर को और गवर्नर को, वो तो आप दे नहीं सकते। हाईकोर्ट का तो इख्तियार ही नहीं है आइन के आर्टिकल 248 के तहत, और ये बात अदालत के सामने रखी है। यानी आज का फैसला भी अगर देखा जाए, कल का फैसला जो आज कहा गया इम्प्लीमेंट होना है, हमने दायर की इंट्रा कोर्ट अपील। वैसे तो रात 12 बजे तक जी, रात इंट्रा कोर्ट अपील कोशिश की कि रात 12 बजे तक अदालतें खुली होती हैं, लग जाए, लेकिन नहीं लगी। आज दिन में लगी, और दिन में जब 12 लगाई गई तो उस वक्त तक हलफ हो चुका था, अदालत में जजेस बैठे हुए थे। लेकिन हाईकोर्ट के ऑफिस से जिस वक्त वहां पर रिकॉर्ड पहुंचा, वहां बताया हमने कि ये हलफ हो गया है, लेकिन आईनी सवाल है, अदालत ने यह तय करना है। आज अगर ये बात वाज़ेह तौर पर आ जाए कि जो अपना स्पीकर जो है उसका तो किरदार ही कोई नहीं है। पहली जजमेंट कहती है आइन के आर्टिकल 104 को फॉलो करें, दूसरी जजमेंट कहती है आर्टिकल 255 को फॉलो करें। अब अगर फर्ज करें इन पे अमल दरामद नहीं हुआ तो उसकी रेमेडी तो थी तौहीन अदालत। ये एक और एक रिट दायर करके उसको जबरदस्ती इंप्लीमेंट, यानी क्या आपने जुल्म किया। तारीख गवाह है इस बात की कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब से एक अपील सर, इसको प्रिसाइजली और शॉर्टली अगर मैं समझूं, फिर उसके बाद मैं रजा साहब की तरफ जाऊंगा कि आप ये कह रहे हैं कि इसका हल ये हो सकता था कि जिसने अदालत का हुक्म नहीं माना उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती थी, ये नहीं कहा जा सकता था कि स्पीकर कौमी असेंबली इसका हल्फ ले, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, बड़ा वजाहत के देखें, एक और बड़ी जबरदस्त बात है, आइन में जो चीज लिखी उस पर अमल होना है। आइन में ये लिखा ही नहीं और कह दिया कि ये करना है। फिर दूसरा एक और है कि जो वजीर आज़म पाकिस्तान को समरी गई, वो समरी में
तजवीज किया गया था कि चेयरमैन सेनेट से आप हेल्प ले लें। आइन के आर्टिकल 48 के तहत है 15 दिन असम्बली जाकर फिर वापस आनी है, फिर 10 दिन 25 दिन का टाइम है। अभी तो हार्डली 8 या 9 दिन गुजरे हैं। हाई कोर्ट कह रहा है नहीं आज ही अमल दरामद करें, तो हाई कोर्ट तो खुद अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है और आप लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और ये सारी चीजें अदालत के सामने आएंगी। एक मुतफरक दरखास्त मैंने दे दी है आपके उसी सवाल के हवाले से, क्या गवर्नर का ऑर्डर आ चुका है, वजीर आला और काबीना बहाल हो चुकी है, नया तो हलफ ले नहीं सकते थे और जो नया हलफ लिया उसमें भी कानूनी सुकम बहुत ज्यादा है। गवर्नर की एडवाइस मौजूद है, वो दरखास्त दायर की है कि उस अपने हमजा को ये ओहदा इस्तेमाल करने से रोका जाए। ठीक है, अच्छा रजा साहब आप बताइए क्या कहेंगे सर, ये पंजाब की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान का इतना बड़ा सूबा है, 12 करोड़ की आबादी है, पिछले 2 हफ्ते से यहां पर सूरत हाल काफी ज्यादा संगीन थी। अब आप समझते हैं हमजा शहबाजी वजीर आला है? जी, सबसे पहले तो ये बात है 2 हफ्ते नहीं, पूरा 1 महीना पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है वो बगैर किसी हुकूमत के काबीना के फंक्शन कर रहा था। एक सियासी और एक कानूनी और अब ये आईनी बहरान जो है उसका सामना था और आज उसका एक हल निकला है। अब अजहर साहब को तो वो नहीं पसंद आ रहा, वो वही मसला है कि पाकिस्तान में अदालतों के जो फैसले हैं वो सियासी पार्टियां तस्लीम नहीं करती। जो उनके हक में आता है उसको वो उसकी तारीफ करती हैं, जो उनके खिलाफ आता है फिर वो अदालतों को बुरा भला कहते हैं। बात यह है कि अगर तो ये एक जो हमजा शहबाज शरीफ हैं वो एक असेंबली के इजलास में मुंतखब हुए, उनको मेजॉरिटी ने मुंतखब किया। अब वो मुंतखब हो गए हैं, उसके बाद जिस तरह की रुकावटें डाली गई उनकी हलफ बर्दारी में, आज भी आखिरी वक्त पर जो है उस्मान बुज़दार का इस्तीफा जो था वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो पहले ही कर लेते, फिर क्या जरूरत थी इतने हफ्ते बैठने की। और परवेज इलाही साहब को भी मैदान में लाया गया। ये इसमें पीटीआई की सियासी और कानूनी हिकमत अमली दोनों तरफ से गलत रही है। सही है। अगर ये आप जो है, क्योंकि अगर ये उस्मान बुज़दार को रिस्टोर ही करना था तो आज सुबह करने से क्या जरूरत है, उसे तो मेला फाइडे इंटेंट। जी, आपने ये सारी बातें सुन ली है, प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया वो चीज़ें लगाकर। इजाज़त चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।